नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर। कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 4,500 साल पीछे। मिलते हैं भारत की एक ऐसी रहस्यमयी सभ्यता से जिसने, कमाल की बात है, बिना किसी राजा महाराजा के ही दुनिया के कुछ सबसे शानदार शहर बना डाले। शुरुआत करते हैं जाने माने पुरातत्वविद बीबी लाल की एक बहुत ही दिलचस्प बात से। वो कहते हैं, अगर सार देखें तो हड़प्पा का समाज शोषण वाला नहीं था, बल्कि आपसी सामंजस्य वाला था। सोचिए, शोषण नहीं, आपसी तालमेल। सुनने में कितना मॉडर्न लगता है ना? आज के जमाने की बात लगती है। तो आखिर कौन थे ये लोग? क्या थी ये अनोखी और इतनी एडवांस्ड सभ्यता? चलिए आज इसी के रहस्यों की परतें खोलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस समाज को समझने से पहले एक सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। जब हम या कोई पुरातत्वविद सभ्यता या सिविलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी समाज को सभ्यता का टैग कब मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ यूं ही लोगों के एक बड़े समूह में रहने से तो कहीं ज्यादा है। इसके कुछ कह सकते हैं कि तय पैमाने होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो ये रही वो चेकलिस्ट। एक तरह की सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन, प्लान्ड शहर और वाटर मैनेजमेंट, अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स, अंदरूनी और बाहरी व्यापार, लिखने का कोई सिस्टम, कला और आर्किटेक्चर जैसी चीजें, और हाँ, शहरों का पेट पालने के लिए जबरदस्त खेती। तो चलिए इसी चेकलिस्ट पर हड़प्पा के लोगों को कसकर देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक पैमाना तो आ गया है। तो अब देखते हैं कि ये सभ्यता टाइम और स्पेस में, मतलब समय और भूगोल के नक्शे पर आखिर फिट कहाँ होती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता ये उभरकर सामने आई करीब 2600 ईसा पूर्व में। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसी दौर में फल फूल रही थी जब दुनिया में मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी महान सभ्यताएं थी। मतलब दुनिया के इतिहास का वो एक बेहद जरूरी दौर था और भारत उसका एक बहुत बड़ा सेंटर था। और पता है, जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करती है वो है इसका साइज, इसका विशाल फैलाव। ये सिर्फ इंडस वैली तक ही नहीं थी। नहीं, ये सिंधु और सरस्वती, जो नदी अब सीजनल हो गई है, उनके पूरे विशाल और उपजाऊ मैदान में फैली हुई थी। यहाँ एक शब्द समझना जरूरी है, ट्रिब्यूटरी, यानी सहायक नदी। सीधी सी बात है, ये वो छोटी नदी होती है जो बहकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। और हड़प्पा के लोगों ने नदियों और उनकी इन सहायक नदियों के पूरे नेटवर्क का क्या कमाल का इस्तेमाल किया था, खेती के लिए भी और व्यापार के लिए भी। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि इन्हें हड़प्पावासी ही क्यों कहते हैं? वजह बड़ी सीधी सी है, क्योंकि हड़प्पा वो पहला शहर था इस सभ्यता का जिसे खोजा गया था। और ये बात है 100 साल से भी पहले की, 1920-21 की। चलिए अब बात करते हैं इनकी एक ऐसी उपलब्धि की जो सच में दिमाग चकरा देती है, और वो है इनकी सिटी प्लानिंग। एक बार धौलावीरा के इन खंडहरों को देखिए। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है, नहीं, ये एक मास्टर प्लान का सबूत है। एक ऐसी प्लानिंग और स्केल का जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। देखिए, इनके शहर कोई एक्सीडेंट नहीं थे। हर शहर को एक बहुत ही सटीक प्लान के हिसाब से बनाया गया था। सड़कें एकदम चौड़ी और ग्रिड पैटर्न में, मतलब पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण की सीध में। शहर भी आमतौर पर दो हिस्सों में बटा होता था। एक अपर टाउन, जिसे गढ़ भी कहते हैं, शायद एलीट क्लास के लिए, और एक लोअर टाउन आम लोगों के लिए। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? घर चाहे किसी अमीर का हो या गरीब का, बनाने में जो ईंटें इस्तेमाल हुई थी उनकी क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी थी। कमाल है ना? और हाँ, इनके शहरों के चारों तरफ अक्सर बड़ी बड़ी किलेबंदी होती थी, मतलब प्रोटेक्शन के लिए बनी बहुत ऊंची और मजबूत दीवारें। अब सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाना ये दिखाता है कि उनका समाज कितना ऑर्गेनाइज्ड रहा होगा। हड़प्पा के लोगों की एक और खासियत थी, एक ऐसी चीज जो उन्हें अपने समय से बहुत बहुत आगे ले जाती है, और वो थी पानी को कंट्रोल करने की उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग। बस एक मिनट सोचकर देखिए, आज से 4,500 साल पहले की बात है। घरों में बाथरूम थे, और वो बाथरूम सड़कों के नीचे बनी नालियों के एक पूरे नेटवर्क से जुड़े थे, जो गंदे पानी को बाहर ले जाती थीं। ये तो बिल्कुल आज के जमाने जैसा एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम था। साफ सफाई और इंजीनियरिंग का ऐसा लेवल उस जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और सिर्फ नालियां ही नहीं, धोलावीरा जैसे शहर में उन्होंने पानी जमा करने के लिए कम से कम 6 बड़े बड़े जलाशय, मतलब रिजर्वायर बनाए थे। कुछ को तो सीधे ठोस चट्टान को काट कर बनाया गया था। ये सच में इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना था।
और धोलावीरा में जो सबसे बड़ा जलाशय मिला है, उसकी लंबाई कितनी थी अंदाजा लगाइए? पूरे 73 मीटर। सिर्फ ये एक नंबर ही उनके काम के स्केल और उनकी दूर की सोच को बताने के लिए काफी है। चलिए अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है, एक रहस्य। मोहनजोदड़ो में एक कमाल की चीज मिली है। इसे विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। ये करीब 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा एक टैंक है। और इसकी खास बात यह है कि इसे नेचुरल तारकोल से इतनी परफेक्टली वाटरप्रूफ किया गया है कि अगर आज भी उसमें पानी भरें तो शायद वो लीक नहीं करेगा। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता था। ये वो सवाल है जिसने दशकों से एक्सपर्ट्स को उलझा कर रखा हुआ है। इसको लेके ना कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक पब्लिक स्विमिंग पूल था, पर ऐसा लगता नहीं क्योंकि ज्यादातर घरों में तो अपने अपने बाथरूम थे ही। तो क्या ये सिर्फ शाही परिवार के लिए था या फिर इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक रस्म, किसी रिचुअल के लिए होता था? अब कोई लिखी हुई चीज तो मिली नहीं है, तो ये आज भी एक बहुत ही दिलचस्प मिस्ट्री है। तो इन सारी बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, हड़प्पा के लोग एक बहुत ही हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थे। उनकी सिटी प्लानिंग और इंजीनियरिंग स्किल्स उस जमाने की किसी भी दूसरी सभ्यता को टक्कर देती थीं, और सच कहें तो कई मामलों में शायद उनसे आगे भी थीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जमीन के नीचे न जाने कितने ही शहर और कितने ही राज दफन हैं। तो सोचने वाली बात तो यह है कि अभी और कौन-कौन से सीक्रेट्स हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।